स्वागत है आपका ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार बोर्ड के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम बिहार बोर्ड की क्लासेस को सीरीज के लेके चल रहे हैं। इसमें मेरा टारगेट है जिन जिन लोगों का एग्जाम इस बार एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उनके लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी सेक्शन को लेके चल रहे हैं। और भी सेक्शन को हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम सारे सेक्शन को ऐड करेंगे, जैसे जैसे हम नए टाइम टेबल में हम ऐड करते जाएंगे, जिसमें पॉलिटी के बाद पॉलिटी के साथ साथ हम और भी चीज़ों को लेंगे। अगले शिफ्ट में हम हिस्ट्री को ले सकते हैं या ज्योग्राफी को, जो सुविधा लगेगा, मुझे ज़्यादा चांस है हिस्ट्री को लेंगे। तो इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस को ले रहे हैं हम। और साथ ही साथ हम इसमें पढ़ा क्या रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक जैसे कि एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अलावा जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है उसको कवर करने के साथ साथ हम लुसेंट को कवर करें, ताकि आपके दिमाग में अगर किसी एग्जाम के संबंध में तैयारी का ख्याल हो तो आप उसके एग्जाम को साथ साथ आप लुसेंट का पढ़ने का दो फायदा है। पहला फायदा ये है कि आपके बिहार बोर्ड का सिलेबस कवर हो रहा है। दूसरा साथ साथ ये फायदा होगा कि आप अदर एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर जैसे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप पुलिस के लिए सोचते हैं या दरोगा के लिए सोचते हैं या कोई भी अलग तरह का ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम को सोचते हैं, तो उसमें लुसेंट आपका बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ ये फायदा, साथ साथ ये भी फायदा है कि लुसेंट को आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप ब्रॉड वे में एनसीईआरटी के माध्यम से समझ रहे हैं, तो आपको डबल फायदा हो रहा है। आप लुसेंट को भी पढ़ रहे हैं, उसको याद भी कर रहे हैं, साथ साथ समझ भी रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी बहुत बेनिफिशियल है। इसका बेनिफिट ये भी है कि जो बच्चे, कोई जरूर नहीं बिहार बोर्ड के नाम से है तो वो बिहार बोर्ड में पढ़े तभी उनको फायदा होगा। जो अदर एग्जाम के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है ये प्रोग्राम, क्योंकि उनको हम डिटेल तरीके से दोनों चीजों को कोलैबोरेट करके चीजों को हम ले रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने पॉलिटी में प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल के अलावा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा, 1 से 4 अनुच्छेद के संबंध में, ठीक है। इसके बाद हमने नागरिकता पढ़ा, नागरिकता के क्या कैसे प्रावधान है। अब हम लोग चल रहे हैं लेके मौलिक अधिकार को, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है हमारा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार क्यों जरूरत है, मौलिक अधिकार का क्या मतलब है, क्यों जोड़ा गया मौलिक अधिकार में। इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका पढ़ने का तरीका ये होगा कि मौलिक अधिकार के कुछ प्रावधानों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है आखिर, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लुसेंट के माध्यम से कि ये मौलिक अधिकार क्या है, क्या क्या सच में इसका क्या मतलब किस चिड़िया का नाम है मौलिक अधिकार। जब आप ये जान लेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, तो फिर इसके बारे में आप सब सोचना शुरू, अच्छा ये अधिकार हम लोगों को क्यों दिया गया, इसका क्या जरूरत है, इसके बिना काम हो सकता है या कि नहीं, इसका क्या मतलब है, इसके देने का क्या आशा है, संविधान सभा के निर्माता हमारे बड़े नेताओं ने इसके जोड़ने के पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क क्या था, उन्होंने क्या सोच के ये इन चीजों को जोड़ा था। इन सब संबंध में हम एक एक चीजों को किए, और ये मौलिक अधिकार का क्या सच में अब्सोल्यूट है, मतलब पूरा है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस भी लगा हुआ है, इन सारे तत्वों को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आप ये सोचेंगे कि इस दोनों में क्या अंतर है। तो आप देखिए, लुसेंट को जब पढ़ते हैं आप, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तरह देखें कि तथ्य मतलब एग्जाम में एग्जाम क्या आएगा, उस पॉइंट ऑफ भाव से आप लुसेंट को पढ़ें। अच्छा नहीं, जैसे इतना आर्टिकल में क्या मौलिक अधिकार को कितना से कितना आर्टिकल में वर्णित किया। तो देखिए ये बातें तो एनसीईआरटी में भी लिखी है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है ना कि एग्जैक्ट जो इन चीजों को उनसे नहीं, मतलब वो समझाना चाह रहे हैं आपको कि अच्छा ये अधिकार हम लोगों को क्यों दिया गया है एग्जैक्ट। और ये लुसेंट हम लोग को बताता है कि इस एग्जैक्ट इस अनुच्छेद में ये चीजें दिया गया है, उसका क्या मतलब। तो दोनों के तर्क अलग अलग है, इसलिए हम दोनों किताबों के लेकर चल रहे, आपका दोनों प्रिपरेशन है। लुसेंट के माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिविटी है किसी भी आंसर का, वो पता चल जाए, और एनसीईआरटी के माध्यम से आपको समझ में आ जाए कि हम वो चीजें पढ़ते क्यों, आखिर उन चीजों का रिलेवेंस, महत्व क्या है। इस तरह से मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में क्यों जोड़ा गया। अब सवाल है कि थोड़ा सा आप समझ लेते हैं उस बैकग्राउंड को, मौलिक अधिकार का क्या मतलब। सबसे पहले कि मौलिक अधिकार होता क्या, मौलिक जैसे फंडामेंटल, मतलब बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण अधिकार है हमारा ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि जो आदमी के जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, जो एक कम से कम मिनिमम जो अधिकार होता है, मिनिमम उसको जो अधिकार है, उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें
जैसे कि अलग अलग अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार होगा। मतलब आप समाज में समान तरीके से सबके साथ मिलके समानता का भाव के साथ रह सकते हैं, एक समानता का अधिकार होगा। मतलब क्या हुआ, हमारे कहने का मतलब ये है कि संविधान ने क्या है, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक साथ समानता का अधिकार को दिया है। अब जैसे देखिए, हमने देखिए 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को दिया है, ठीक है, जिसमें 12-13 में उसको परिभाषित किया गया है कि ये क्या क्या चीजें हैं, मौलिक अधिकार के अंदर क्या 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 चीजें हैं। और एग्जैक्ट 14 से लेके 30 में 32 तक इसका प्रावधान है कि मौलिक, जैसे कि 14 से 18 में कि समता और समानता का अधिकार में। अब 14 से 18 जो समता और समानता का अधिकार है, उसके अंतर्गत अलग अलग अधिकार है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार का क्या मतलब है, या समानता या समता का अधिकार में कौन कौन और अधिकार आते हैं। जैसे 14 से 18, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या है। तो लुसेंट के एग्जैक्ट पढ़ने का यही पैटर्न है कि एक एक आर्टिकल, एक एक अनुच्छेद वाइज हम चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। और लुसेंट को या जो भी स्टैंडर्ड बुक्स को हम लोग लेके चल रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं समानता का अधिकार या समानता का अधिकार ये क्या है, उसमें कौन कौन अधिकार आते हैं, फिर उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, एनसीईआरटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये अधिकार का क्या मतलब है, क्यों जोड़ा गया होगा, तो फिर दिमाग खुलता है। सबसे पहले कि ये अधिकार क्या है मेरा, फिर उस अधिकार का मतलब संवैधानिक तत्व क्या है, संविधान ने हमको कहाँ जगह दिया है, तो अधिकार जो है उसका सच में कई मतलब है कि नहीं, फिर उस अधिकार का क्या साइंटिफिक तत्व क्या है, क्या उसका मतलब, तो उन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो पहला जैसे था, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ चीजों को पहले पढ़ा था, अगर वो मिस हो गया तो फिर हम आपको रिविजन करवा देते हैं कि पहले बात जो क्वेश्चन पूछता है, ये जो संवैधानिक अधिकार है, मतलब ये जो हमारा संविधान का जो मौलिक अधिकार है, ये जो धारणा है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये कहाँ से लिया गया। मतलब आप जो सोचेंगे नहीं ये भारत में जन्मा, ये नहीं, ये बहुत पहले से है ये धारणा। मतलब क्या, ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, मतलब आदमी को जो मिनिमम अधिकार हम लोगों को देना चाहिए, जैसे जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, प्राण और दायिक स्वतंत्रता मतलब जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब ये सब अधिकार है। अब देखिए, अब जैसे जैसे पढ़ेंगे तब एक एक चीजों को हम क्लियर से, एक एक आर्टिकल को, अनुच्छेद को जब पढ़ेंगे ना, तो समझ में आएगा कि ये क्या चीज है, उसमें आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला बात, ये जो अधिकार है, ये जो धारणा है, ये जो आइडिया है, सबसे पहले यही पूछता है ये कहाँ से लिया गया। ये जो धारणा है अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका हम लोगों से पहले आजाद हो गया, तो वहाँ मौलिक अधिकार की बात चली, तो वहाँ उसके संविधान में मौलिक अधिकार को, तो ये जो मौलिक अधिकार का जो मेन धारणा है वो अमेरिका से लिया गया, जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। इसका दूसरा फिर इसका वर्णन कितना भाग में है, तो भाग 3 में जो है 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको किया गया है, ठीक है। दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार, संविधान में मूल अधिकार कितना थे, 7 मूल अधिकार थे, ठीक है ना। एक को हटा के एक संपत्ति का अधिकार था, टोटल हमने जैसे हम, ठीक है, उसको हम पेज को लेके चलते हैं, फिर हम समझाते हैं कि आखिर ये क्या क्या अधिकार हैं, फिर उसमें कौन कौन जोड़ा गया उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या है देखिए, ये आपके जैसे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकार थे, जैसे समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इतना 6 मौलिक अधिकार में से एक और था, हमारे संविधान ओरिजिनल जो संविधान उसमें टोटल 7 अधिकार, माने 7 अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, है ना, संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया था। देखिए यहाँ है ना, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में था, 31। तो इसको ये, इसमें से क्वेश्चन हमको ये समझना है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें ये पूछेगा कितना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है ना, और उसके अंतर्गत उसको कौन सा कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है, हमारा कानून के तहत हमारा अधिकार है।
मतलब ये हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। मौलिक अधिकार मतलब होता है कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है हमारा। तो मौलिक अधिकार क्या होता था, संपत्ति के जो हमारा मौलिक अधिकार था, तो उसके अंदर दिक्कत ये होती थी कि सरकार को कोई किसी तरह का कल्याणकारी काम करना हो तो उस काफी दिक्कतों का सामना करता था। फिर उन्होंने क्या किया, संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया और फिर उसको मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा गया। तो हमारा अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार, तो हमको याद रखना है हमारा 6 मौलिक अधिकार। अब 6 मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार क्या है हमारा। पहला समानता का अधिकार क्या क्या है, ठीक है। हम लोग चलते हैं समानता का अधिकार पहले कि आप समानता का अधिकार में कितने तरह का समानता का अधिकार होता है ये देखिए। पहला है हमारा समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का क्या मतलब है, सबसे पहले मैंने समानता या समता या समानता, मतलब हम आपस में क्या है ना एक साथ रहते हैं। क्या है समानता मतलब क्या, हम लोगों को भारतीय संविधान में एक जैसा देखा गया, सब लोग आपस में समान हो, माने कोई डिफरेंस नहीं हो। समानता का क्या मतलब हुआ कि हम लोगों के बीच किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग समान तरीके से रहते हैं। किसी को हम इक्वेलिटी बोलते हैं, इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, राइट टू इक्वेलिटी। इंग्लिश में कहना होगा तो इसको कहेंगे राइट टू इक्वेलिटी, मतलब समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार जो हमारे संविधान में कितना से कितना, पहला क्वेश्चन तो ये कितना से कितना अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, 14 से लेके 18, 14 टू 18 आर्टिकल में हमारा जो है समानता का अधिकार वर्णित किया। अब समानता का अधिकार के अंदर आपने अब जैसे कि आप हमने कहा कि 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग से कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, ताकि हम डिटेल से एक एक चीजों को, हमने आपको क्या कहा था, हम आर्टिकल वाइज पूरे चीजों को पढ़ेंगे। तो एक एक अनुच्छेद को हम लोग उसमें पूरा पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार क्या है। अब समानता का अधिकार के अंतर्गत अब आप पढ़ेंगे, अब समानता का अधिकार के पढ़ेंगे कि कौन कौन सा चिन्ह, इसको राइट टू इक्वेलिटी बोलते हैं। राइट टू इक्वेलिटी में क्या है कि समानता में कैसा, किस तरह का समानता, तो पहला उसमें है जो 14 अनुच्छेद में कहा गया है, विधि के समक्ष समता। मतलब क्या समानता, माने विधि मतलब होता है कानून, इसको बोलते हैं इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, इसको क्या पढ़ेंगे, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, इसको बोलते हैं इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, इक्वेलिटी, EQULIT, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। मतलब लॉ मतलब होता है कानून, इक्वल मतलब समानता, मतलब हम लोग क्या है कानून के, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब क्या है, इसको ऐसे है इक्वेलिटी, EQUALITY, इक्वेलिटी BFOR बिफोर कानून। मतलब क्या, आप कानून के समक्ष, इसको क्या बोलते हैं इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। मतलब क्या, इसका क्या मतलब, जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब क्या है कि विधि के समक्ष, मतलब इसका अर्थ ये है कि राज सभी व्यक्तियों को एक समान कानून बनाएगी, तना उस एक समान लागू करेगी। मतलब आप राज का क्या मतलब, राज का मतलब देश हुआ, यहाँ देश, यहाँ राज का मतलब आपको हमने शुरू में ही पढ़ा था, यहाँ राज का मतलब हुआ देश हुआ, या आपका जो जिस राज में आप रह रहे हैं वो राज का मतलब ये हुआ जो भी जहाँ का आपका सरकार है, यहाँ राज का मतलब एक तरह से सरकार है। ये जो आपका राज है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगी, मतलब चाहे वो छोटे जाति का हो, बड़े जाति का हो, कम उम्र का हो, ज्यादा उम्र, मतलब सरकार के नजर में सारे लोग एक जैसा होंगे। सरकार जो है किसी को भिन्नता की तरह नहीं देखेगी, उसको अलग से नहीं देखेगी। ये होता है कि विधि के समक्ष स्वतंत्रता, मतलब कानून, विधि मतलब होता है कानून के समक्ष आप स्वतंत्र, इसको बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ। 15 अनुच्छेद, तो ये क्या कितना अनुच्छेद में वर्णित है, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि विधि के समक्ष स्वतंत्रता कितना अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो आप कह देंगे कि ये अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया। या दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, तो विधि के समक्ष समता की बात कही गई है। चलिए अब 15 अनुच्छेद में हम लोग बात करते हैं कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब क्या कि जो आपको कोई भी राज्य, कोई मतलब यहाँ राज्य के सेंस में, राज्य आपको जन्म के आधार पर, मतलब कि जन्म कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, मूल
वंश, जाति, लिंग के आधार पर नागरिकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं करेगी। मतलब क्या, सीधी सी बात है कि आप किस जाति के बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार जो है सबको एक समान भाव से देखेगी। आपको क्यों, ये देखिए ये भावना, इसलिए अब ये सब चीजें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे क्यों ऐड किया गया। क्योंकि आजादी से पहले क्या था कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, जिसको हम SC ST बोलते हैं, उनको बहुत बुरे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसलिए ये कहा गया है कि धर्म, या हम किसी अलग धर्म, जैसे अगर हम हिंदू बहुल हैं तो किसी अलग धर्म को हम इसको उसका हम उसको क्या करते हैं, बदनाम करेंगे या उसका बुराई करेंगे। इसीलिए ये स्वतंत्रता दी गई, ऐसा नहीं करना है हमको। हम लोग कोई भी धर्म को, हर जाति को, हर धर्म को हम लोग क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो क्या करना है, अनुच्छेद 15 में यही वर्णित किया गया है कि धर्म का, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ अपवाद भी हम बाद में पढ़ेंगे कि अपवाद का क्या मतलब है, ठीक है ना, उसमें पढ़ेंगे, सब में थोड़ा थोड़ा अपवाद है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अब जैसे 16 अनुच्छेद में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब लोक नियोजन मतलब क्या कि सरकारी नौकरी। यहाँ सिंपल सा भाषा समझिए कि लोक नियोजन मतलब हुआ सरकारी नौकरी। आप समझेंगे कि सरकारी नौकरी का क्या मतलब हुआ कि सरकार में आपको जो जॉब मिलता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि सरकारी नौकरी। तो लोक नियोजन, 1 मिनट देखिए, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब जो लोक नियोजन होगा उस समय में, लोक नियोजन मतलब का सरकार के अधीन, देख लें, किसी के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध के विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब क्या कि सरकारी जब नौकरी होगी तो सभी लोगों को, सभी वर्ग को, किसी वर्ग को वंचित नहीं किया जाएगा और सारे वर्ग को इसमें ये अधिकार दिया जाएगा उसमें जॉब करने का। तो लोक नियोजन मतलब सरकारी में अवसर की समानता, सारे लोगों को जॉब करने का अवसर मिलेगा। ये नहीं कि हम किसी खास जॉब में खास लोगों को हम अवसर। देखिए इसके अंतर्गत कुछ अपवाद का क्या मतलब हुआ कि सरकार चाहे, ठीक है ना, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को रिजर्व करना, ये अपवाद कैसे। देखिए हमारे संविधान में ये दूसरा बात ये भी कहती है, लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते हमारा संविधान ये भी कहती है कि अगर आप चाहें तो, सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसका हमारे यहाँ प्रॉपर मतलब सही रूप में अगर नौकरी में वो लोगों का मात्रा कम है, उनको सरकार चाहिए तो वहां पे नौकरी दे सकती है। इसी के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को हमारे यहाँ नौकरी का देने का प्रावधान है। आप सोचेंगे किसके अंदर, तो ये समानता के अधिकार को ही बताता है। आप कैसे सोचेंगे कि ये समानता का अधिकार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए थोड़ा समझिए कि, देखिए समझिए थोड़ा सा बात, ये समानता का जो अधिकार है ना, आप सोचेंगे ये समानता का अधिकार है, फिर रिजर्वेशन का क्या मतलब। तो ये समानता का अधिकार को मतलब क्या है, समानता का अधिकार को ही फुल करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। अब ये पूछेंगे कैसे, अब लोक नियोजन मतलब समानता का अधिकार मतलब सरकार ये चाहती है, राज्य ये चाहते हैं कि सारे लोगों का हमारे यहाँ सारे जॉब में, काम में सारे लोगों का इक्वल भागीदारी हो। इक्वल भागीदारी कब होगा, जब सब लोग उसमें होंगे। तो सब लोग में से अगर ज्यादा जो अपर कास्ट है, जिसको बोलते हैं कि जो पहले से विकसित है, तो ऑलरेडी वो जॉब में है, लेकिन वो समान नहीं हुआ ना, उन्हें इक्वल, मतलब ऐसे समझिए कि सरकारी जॉब है, उसमें 100 लोग का जॉब सीट निकला हुआ है, तो 100 लोगों में अगर 70-80 लोग का उसमें क्या, देखिए जब समानता की बात है, एक चीज और याद रखना है कि जनसंख्या की बात होती है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हर धर्म, हर जाति के लोग वहां, सरकार की ये धारणा है कि हर जाति, हर धर्म के लोग हर जगह जॉब में पहुंचे। तो 100 में से अगर अपर कास्ट का जनसंख्या बहुत कम है, मान लिया जाए उसमें 30 ही है, लेकिन उसका आदमी बहुत ज्यादा है, 30% ही है उसका आदमी, लेकिन सिंपल सा बात है उसका रेशियो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से उसका रेशियो जॉब में ज्यादा है, तो सरकार ये कहती है कि समानता का अधिकार ये नहीं है। क्या समझे, समानता का अधिकार तो ये कहती है कि इक्वल प्रोपोर्शन के हिसाब से सारे लोगों को काम करने का, जॉब करने का अधिकार होना चाहिए। इसी को फिल करने के लिए अलग अलग आयोग आए, से कम जॉब में सारे जातियों का भागीदारी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन का धारणा है। आप ये देखिए, ये अंबेडकर टाइम से पहले क्या होता था, गांधी जी के टाइम में कांग्रेस में जो काफी शिक्षित पढ़े लिखे थे
उच्च जाति के, तो वो तो सिर्फ कांग्रेस में थे। तो नीचे वाले थे, जैसे अम्बेडकर जी नीचे वाले जाति को, नीचे जाति कहने का मतलब जो काफी वर्नेबल थे, वर्नेबल मतलब जो कम विकसित थे, उनको वहां पे उनका प्रॉपर तरीके से उनकी संख्या नहीं थी। तो अम्बेडकर जी का कहना था नहीं, कम से कम इतना % का मेरा मतलब लोगों का भागीदारी होने, तब तो उन लोगों के बातों को रखा जाएगा। इसी की धारणा के अनुसार तो ये क्या हुआ, समानता का अधिकार, मतलब सरकार समानता के अधिकार को फुलफिल करने के लिए, समझिए, समानता के अधिकार को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया। ये समझना इंपॉर्टेंट, लोग समझते हैं रिजर्वेशन का क्या मतलब, तो कुछ लोग गाली देते, नहीं, समानता के अधिकार हमारे संविधान के अगेंस्ट नहीं है, ये हमारे संविधान के सपोर्ट है, सपोर्टिव है ये रिजर्वेशन। मतलब क्या, समानता के अधिकार को ही फुलफिल करने के लिए यहाँ रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया गया है। मतलब क्या, ताकि सारे लोगों को इक्वल तरीके से भागीदारी हो, ठीक है ना, ये है इसके पीछे का कंसेप्ट। तो ये इसको समझना होगा। आप जब तक चीजों को, तथ्यों को समझेंगे नहीं ना, तब तक आपके भीतर कंफ्यूजन होगा कि आखिर चल क्या रहा है। आप हमेशा ये गलत चीजों का अर्थ निकालते हैं, इसीलिए क्या है ना, आपको समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, तो समानता का अधिकार आपने समझ लिया। अब क्या है, 17 अनुच्छेद में क्या है, अस्पृश्यता, 16 पढ़ लिया, अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, इक्वल एक्सेस ऑफ सो बाथिंग गार्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, हमने बता दिया इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। मतलब क्या, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या, नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, ठीक है ना, इसको कहेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी होता है, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब ये जो छुआछूत की भावना है उसके बारे में कहा गया कि इसका अंत होगा और उसको दंडनीय अपराध तक घोषित किया गया। अब ये धारणा इसलिए आई कि देखिए, आप समझते हैं कि आजकल के लिए कौन सी बड़ी बात है, नहीं तो नहीं, लेकिन आजादी के टाइम में ये अस्पृश्यता, मतलब ये जो छुआछूत की भावना थी बहुत तेज थी। ये ऊंचे नीचे जातियों के सामने बैठना, उसके हाथ से पानी नहीं पीना, ये कॉमन बातें थी। इसलिए हमारे संविधान के जो निर्माताओं ने बड़ी करीबी से चीजों को देखा। खासकर अम्बेडकर जी के बारे में हमने कितने बार आपको कहानी बताया, वो जो उनकी जो फीलिंग थी उसमें उन्होंने व्यक्त किया और इन चीजों को जोड़ा। तो इसलिए अस्पृश्यता मतलब ये छुआछूत, ये जो ऊपर नीचे जाति का जो उस चीजों को हमारे संविधान में ही अंत किया गया कि नहीं, ये छुआछूत भेदभाव नहीं होगा। आप कहीं होटल में जाएंगे, कहीं पे जाएंगे तो आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमको खाने के लिए नहीं देना, मतलब इनको नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज है, तो ये है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। अब 18 अनुच्छेद में उपाधियों का अंत। देखिए ये उपाधि का क्या अंत, क्या क्या मतलब, उपाधि इसको समझ, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि द्वारा राज प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कि ये पहले देखिए, ये उपाधियों का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि ऐसा था, आपने सुना होगा कि ब्रिटिश टाइम में अलग अलग लोगों को अलग अलग, जैसे सर राय बहादुर, अलग अलग उपाधियां दी जाती। उपाधियां मतलब कि एक तरह से उसको बड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये काफी बड़ा है, मतलब ये आदमी काफी बड़ा है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मतलब कांग्रेस उपाधियां देती, महामहिम, कुछ इस तरह से उपाधियां। तो इन उपाधियों को मतलब ये जो एक्चुअली क्या था ना, ये समानता के भाव को खत्म करता था। अब इसके पीछे देखिए तर्क ये है ना कि ये जो चीजें हैं वो समानता के भाव, आप जिस दो आदमी बैठा है, किसी को बोला एक महामहिम, तो उससे क्या होता है ना, एक समाज में एक समता का भाव नहीं होता है। तो इसलिए इन चीजों को खत्म करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सारे उपाधियों को खत्म कर दिया, ठीक है। सारे उपाधियां, जो भी उपाधियां थी उसको खत्म, हाँ लेकिन कुछ चीजों में छोड़ के, जैसे कि सेना में परमवीर चक्र या वीर चक्र, इन चीजों का दिया जाता है, या भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म श्री, ये सब जो दिया जाता है, या सेना में आपको बताया परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार। अब देखिए इसमें आपको लगेगा कि ये क्या चीज है, अब ध्यान से समझिए, उपाधियों का अंत है, लेकिन ये सब एक तरह से उपाधि नहीं है, समझिए आप ध्यान से। उपाधि मतलब क्या हुआ, उपाधि पहले ऐसे होता था कि उसको नाम के साथ लगा, एक तरह से एक प्राउड था, एक अहंकार था,
मुहिम, अपने आप को अपने आप को सिद्ध करने, मतलब समाज करने, लेकिन अब ये डिफेंसिव नहीं है ना, ये चीजें ज्यादा मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल करने का मतलब कि ये चीजें ज्यादा तार्किक, तार्किक इस सेंस में है कि भारत रत्न देते हैं, ठीक है ना। भारत रत्न देने का क्या मतलब हुआ? हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? भारत रत्न देने का क्या मतलब हुआ? तो भारत रत्न देने का मतलब क्या हुआ कि हम सम्मान देते हैं, ठीक है ना, किसी नागरिक को हम भारत रत्न या पद्म विभूषण, ये एक सम्मान, एक तरह से पुरस्कार है, न कि ये अहंकार है। इसको समझिए, यह सारे पदवी एक पुरस्कार है, न कि अहंकार है। इस बात को आप क्लियर समझें। ये सारी चीजें जो हमारे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, ये क्या है, एक तरह से पुरस्कृत है, एक तरह से हम सम्मान के भाव देते, ताकि लोग उस जो हम समाज में काम करते हैं, या जो हमारा समाज का जो उत्तरदायित्व है, हमारा समाज के प्रति जो देन है, उसके लिए ये सम्मान है, न कि ये अहंकार है कि आप किसी ऊंचे जाति के हैं या उसी ऊंचे कुल के हैं तो उसके लिए आपको कोई उपाधि मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। आपने सुना होगा, इसमें ये नहीं है कि पद्म विभूषण है या महारत्न है तो किसी खास जाति को मिले, ऐसा नहीं। पहले ऐसा स्पेशली होता था, कोई ऊंचे जाति का या कोई उस तरह का, उसको स्पेशल उपाधि दी जाती। इसलिए इस दोनों में अंतर है, इसको समझिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको समझना है। तो ये परमवीर चक्र हो या पद्म विभूषण हो या भारत रत्न हो, भारत सरकार किसी को जाति या धर्म के आधार पर नहीं देती है, उसका अचीवमेंट, उसका सम्मान, उसको आदर देख के चीजें दी जाती है। तो ये है उपाधियों का अंत हो गया। मतलब 18 आर्टिकल में, अनुच्छेद में कहा गया है कि ये सारी उपाधियां अब खत्म कर दिया जाएगा, ये सब चीजें नहीं दी जाएगी। तो सीधा सा कंसेप्ट है, उपाधियों का अंत हो गया इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 19। चलिए, हाँ, 14 से 18 में हम लोग पढ़ रहे थे समानता का अधिकार से। अब 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब हम किस चीज में स्वतंत्र हैं? अभी तो ये समता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब भारतीय संविधान ने हमको स्वतंत्र, आजाद आजाद बनाया है। किस चीज के में अधिकार हमारे आजादी? चल ये देखिए किस, तो अनुच्छेद 29 मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब सिर्फ 6 अनुच्छेद पति का अधिकार 44 में इतना हटा दिया गया। अच्छा, मूल संविधान 7 तरह की स्वतंत्रता को किया गया है। तो 6 तरह का कहने का मतलब है कि अब 6 तरह का हमारे पास स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी के अंतर्गत स्वतंत्रता है ना, संपत्ति का अधिकार की जो हम बात कर रहे थे 19F में, इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसको अब हटा दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, यही में से का अधिकार में था, इसको हटा दिया गया है। तो अब 19 क्षेत्र के अंतर्गत 7 तरह के स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है था, लेकिन अब 6 तरह के स्वतंत्रता है। कितने तरह के? हमारे मूल संविधान में 7 था, अब 6 तरह के स्वतंत्रता। अब ये 6 तरह की स्वतंत्रता क्या है, इसके बाद तो पहला स्वतंत्रता है आपकी बोलने की, बात करेंगे बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश में किसी क्षेत्र में निवास करने की, चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। देखिए इतना तरह के 6 तरह के स्वतंत्रता। अब ये क्या है, थोड़ा इस पर हम लोग बात हैं, ये क्या क्या थोड़ा सा और भी एक बार आप समझ लें कि ये सब क्या है, थोड़ा सा देते हैं हमारे चीजें क्या। पहला आप पढ़ रहे थे कि बोलने की स्वतंत्रता, मतलब ये स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19, 20, 21, 22, मतलब क्या, टोटल 19, 20, 21, 22, मतलब टोटल 4 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। टोटल 19 से लेके 19, 22, मतलब 19 से लेके 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया।
अब ये किस किस तरह का स्वतंत्रता, इसको हमको तरफ समझना है हमारा। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत है पर कि बोलने की स्वतंत्रता, मतलब बोल हम, मतलब क्या, हम अपने मन के तो हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार, थोड़ी डिस्टर्ब हो गया, उसमें म्यूट हो गया था, कोई बात नहीं, फिर आप दोबारा उसको देख लेंगे कि उसमें लास्ट टाइम में कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ गया था। तो हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता का अधिकार का क्या मतलब है। तो हमने आपको कहा कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो कितने तरह के स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले तो उसके अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान में 19, 20, 21, 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता में भी 19 में जो किस तरह का स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में किस तरह का स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, शांतिपूर्ण बिना हथियार, उसको एक मिनट आपको हम वो पेज पे ले जाते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये क्या चीजें हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ये, देखिए 19 की स्वतंत्रता, 19 में शांतिपूर्वक होने की स्वतंत्रता, इसके अलावा संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यापार, इसको एक बार समझ लेते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, इसको हमने समझा दिया कि हम कुछ भी सरकार के विरुद्ध या नीतियों के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध जो गलत हो या कोई चीज उचित नहीं, हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये मतलब नहीं कि कुछ भी गाली देंगे, ये मतलब सिर्फ उसके बारे में हम बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये बात इसलिए उठी कि आजादी से पहले विरुद्ध बोलने का भी अधिकार नहीं था। समझिए सीधी सी कंसेप्ट, ये हमारे संविधान में अधिकार इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आजादी से पहले आप अंग्रेज के नीतियों और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। उस आवाज को उठाते तो आपको दबा दिया जाता, जेल भेज दिया जाता था। इसलिए बोलने की स्वतंत्रता को विशेष रूप से, ये सारा अधिक कंसेप्ट से आया है। जैसे शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने, मतलब आप सरकार के विरुद्ध नाराज हैं या कोई नीतियों के विरुद्ध नाराज हैं, तो आप का जैसे सीए नागरिकता कानून का, जैसे आपने सुना नागरिकता कानून में शाहीन बाग में महिलाएं लोग एकत्रित हुई थी अपने असंतोष को जताने के लिए। अभी किसान आंदोलन हुआ, किसान लोग जो है